Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. We are doing chapter number 2 of class 6th history. The name of this chapter is From Hunting Gathering to Growing Food. इस चैप्टर में हम अर्ली मैन का हंटर गैदरर से फार्मर और हर्डर्स बनने तक के सफ़र को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो बचे हुए पॉइंट्स हैं आज उनको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं उन्हें ज़रा सा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो क्या था? द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। अर्लीस्ट पीपल वो लोग मूव क्यों करते थे, उसके पीछे 4 रीजन्स को हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला रीज़न कि किसी भी प्लेस पर एक लंबे टाइम पर रहने के बाद वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिसोर्सेज फूड अवेलेबल होता था वो ख़त्म हो जाता था, इसीलिए उन्हें जो है दूसरी जगह पर जाना पड़ता था इन द सर्च ऑफ फूड। सेकेंड वन इज जो एनिमल्स होते थे वो कुछ एनिमल्स जो ग्रास खाते थे और कुछ एनिमल्स जो छोटे एनिमल्स को खाते थे, तो वो भी अपने फूड के सर्च में इधर उधर घूमते थे। लाइक ग्रास खाने वाले एनिमल्स ग्रास की सर्च में घूमते थे एंड जो दूसरे छोटे एनिमल्स को खाते थे वो एनिमल्स जो उन छोटे एनिमल्स की सर्च में घूमते थे। तो इस अपने फूड की सर्च में जब एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे तो हंटर्स भी उनके पीछे मूव किया करते थे। थर्ड हमारा रीज़न था कि कोई भी एक ट्री पूरे साल जो है फ्रूट नहीं दे सकता है, सीजनल्स ही फ्रूट वो देते हैं। तो इसीलिए जो अर्ली मैन होते थे वो उस प्लेस को छोड़कर चले जाते थे जहाँ पर ट्रीज जो है फ्रूट देना बंद कर देते थे और ऐसे प्लेसेस को ढूंढते थे जहाँ पर ट्रीज पर फ्रूट लगे होते थे या फिर दूसरे जो भी एडेबल प्रोडक्ट्स होते थे, और इसीलिए वो लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे। फोर्थ रीज़न था इन द सर्च ऑफ वाटर। अगर किसी प्लेस पर उन्हें ऐसा लगता था कि भाई हाँ वाटर फिनिश हो गया, मीन्स ऐसे प्लेसेस जहाँ पर सीजनल रिवर्स या लेक्स होती थी वहाँ पर वाटर खत्म हो जाता था एक सीजन के बाद, तो वो ऐसे प्लेसेस पर जाते थे जहाँ पर उनको जो है वाटर इजीली अवेलेबल हो सके। ओके, नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया था हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। इन लोगों के बारे में हम किस तरीके से जानते हैं, कैसे हमें इन लोगों के बारे में पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ढूंढा जो जिन्हें हंटर गैदरर्स बनाते भी थे और यूज़ भी करते थे। उनमें से एक मेन चीज़ है उनके बनाए हुए टूल्स, और उनके ये टूल्स जो हैं स्टोन्स, बोन्स और वुड से बने हुए होते थे। कुछ टूल्स ऐसे होते थे जो डायरेक्टली स्टोन से ही बने होते थे और कुछ टूल ऐसे होते थे जो डायरेक्टली बोन्स और वुड से बने हुए होते थे, लाइक एरो। और कुछ टूल्स ऐसे होते थे जहाँ पर स्टोन से वो बने होते थे बट उनका जो हैंडल होता था वो वुड और बोन्स का बना हुआ होता था। ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट ने इन एविडेंसेस को फाइंड आउट किया और पता चला कि वो लोग जो है कहाँ कहाँ पर रहा करते थे, किन प्लेसेस पर रहा करते थे। अब इन टूल्स का यूज़ वो किस वे में करते थे? इन टूल्स के को यूज़ जो है वो फ्रूट्स को चॉप और कट करने के लिए करते थे, एनिमल्स की स्किन को उनसे अलग करने के लिए करते थे, जो ट्रीज़ की जो बाग होती थी उसको अलग करने के लिए करते थे। डिफरेंट डिफरेंट वेज से जो है वो इन टूल्स का यूज़ किया करते थे। ओके, नेक्स्ट है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब रहने के लिए वो कैसे प्लेसेस को चूज़ किया करते थे जहाँ पर उन्हें जो है अपने जीवन के लिए हर एक थिंग अवेलेबल हो जाए, उन्हीं प्लेसेस को वो लोग चूज़ करते थे। लाइक जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल हो, प्लांट्स रिसोर्सेज हो, एनिमल्स हो उनके हंट करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि टूल्स उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, स्पेशली स्टोन टूल्स, तो ऐसे प्लेसेस को भी वो ढूंढते थे जहाँ पर इजीली उनको जो है स्टोन्स मिल जाएं ताकि वो अपने टूल्स जो है आराम से बना सकें। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। क्या ये लोग जो है फायर से फैमिलियर थे या नहीं थे, इसका पता आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से लगाया। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ प्लेसेस पर, लाइक कुरनूल की जो केव्स थी, तो ऐसे प्लेसेस पर उन्हें जो है जले हुए अनाज के दाने मिले। तो जले हुए अनाज के दानों से ये समझ गए थे, आर्कियोलॉजिस्ट को ये क्लियर हो गया था कि भाई हाँ ये लोग फैमिलियर थे आग से भी। अब किस किस चीज़ के लिए वो लोग आग का यूज़ किया करते होंगे? शायद अपने लाइट के सोर्स के लिए, मीन्स रात के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लाइट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको डराने के लिए यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 12,000 ईयर्स अगो क्लाइमेट में एक मेजर चेंज हुआ था। इसकी वजह से इस चेंज में क्या हुआ था कि क्लाइमेट जो है गर्म होना स्टार्ट हो गया था। अब जब क्लाइमेट गर्म हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर नए नए ग्रास लैंड्स बन गए, और ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रास पर डिपेंड होते थे उन एनिमल्स की जो है नंबरिंग बढ़ गई थी। इसके साथ साथ ग्रास के साथ साथ ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो होना स्टार्ट हुए जिनमें जो है ग्रेन होता था, लाइक वीट, बार्ली एंड राइस। तो इन सब चीज़ों को लोगों ने ऑब्जर्व किया और इसी तरीके से उन्होंने जो है ग्रो करना भी इन्हें स्टार्ट किया। मीन्स उनकी हर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि किस सीज़न में कौन से ग्रेन को, कौन से सीड को ग्रो करना है, कितना टाइम जो है उसको पकने में लगता है, और कौन सा वो सीज़न है जब ये पक जाता है और उसको हमें काटना है। ओके, द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग। और ये सारी चीज़ें जो है
डिस्कस करने के बाद या देखने के बाद, नोटिस करने के बाद इन लोगों ने जो है इन ग्रेन्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और ऐसे प्लेसेस ढूंढे जहाँ पर ये ग्रेन्स इजीली जो है ग्रो हो सके और वहाँ पर उन्होंने इनको ग्रो करना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो है एनिमल्स को भी रेयर करना स्टार्ट किया और वो एनिमल्स की हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो उनको हार्म ना पहुंचाएं, कब उनकी ब्रीडिंग का टाइम है, क्या वो लोग खाते हैं। हर एक चीज़ को नोटिस करने के बाद उन्होंने जो है एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लाइक बाय गिविंग देम फूड जिस भी तरह का वो खाते थे। लाइक जो एनिमल्स ग्रास खाते थे तो उन्हें ग्रास देकर, जो एनिमल्स फ्लैश खाते थे तो उन्हें छोटे एनिमल्स देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और फिर उनको जो है क्या बनाया, डोमेस्टिकेटेड बना दिया। ओके, सो सबसे पहला जो डोमेस्टिकेटेड था वो कौन सा था, द एंसेस्टर ऑफ द डॉग। सो यहाँ तक के पॉइंट्स वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे विद द डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मीनिंग क्या होता है? डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को रेयर करते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डोमेस्टिकेट किए जाते थे, रेयर किए जाते थे, वो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से बिल्कुल डिफर होते थे। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, और इसीलिए लोगों ने जो है इन प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए चुना। लाइक अगर उन्होंने प्लांट्स के बारे में देखा कि भाई हमें कौन सा प्लांट चुनना चाहिए डोमेस्टिकेशन के लिए, तो उन्होंने क्या चीज़ नोटिस की कि भाई वो प्लांट्स ऐसे हो जिनमें ग्रेन साइज बड़ा हो, जिनकी जो डंडी होती है, स्टॉक्स होती है, वो स्ट्रॉन्ग हो और जो पके हुए अनाज को बेयर करने में कैपेबल हो। ओके, एनिमल्स को जब वो लोग चूज़ कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे एनिमल्स को देखा कि जो उन्हें हार्म ना पहुंचाते हो और जिन्हें जल्दी से बीमारी ना लगती हो, क्योंकि अगर एनिमल्स को डिजीज़ जल्दी से लगेंगी तो नॉर्मल सी बात है, वो ह्यूमन बीइंग को भी वो डिजीज़ देंगी ही देंगी। सो ये चीज़ें उन्होंने नोटिस की जब वो एनिमल्स और प्लांट्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे। ओके, देन उसके बाद उन्होंने सीड्स को सिलेक्ट किया कि भाई हाँ, कौन कौन से सीड्स जो हैं हमें आगे प्रिजर्व करने हैं ताकि हम आगे आने वाले सीजन में इनको ग्रो कर सकें और इनकी जो सेम क्वालिटीज़ हैं उनको भी प्रिजर्व कर सकें। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को सेलेक्ट करते टाइम वो जो है मेनली उन एनिमल्स को सेलेक्ट करते थे जो जेंटल होते थे, यानी कि जो उन्हें हार्म नहीं पहुंचाते थे, और फिर उसके बाद जो है उनके ब्रीडिंग सिस्टम को भी वो देखते थे कि कौन से एनिमल का ब्रीडिंग सिस्टम किस टाइम पर होता है। सो इस तरीके से उन्होंने जो है प्लांट्स और एनिमल्स को चूज़ किया और इसके बाद उन्होंने उनकी डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दी। डोमेस्टिकेशन जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, यानी कि धीरे धीरे हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम से उन्होंने जो है बस देखा कि भाई हाँ ये इस तरह से ब्रीड कर रहा है और ये हार्म नहीं पहुंचा रहा है और हो गया। नहीं, उन्होंने बड़े ध्यान से इन्हें ऑब्जर्व किया कि किस एनिमल्स की किस टाइम पर ब्रीडिंग टाइम होता है, कौन सा एनिमल हार्म पहुंचाएगा, कौन सा वाइल्ड एनिमल है, कौन सा एनिमल क्या खाता है। हर एक चीज़ को धीरे धीरे विद द पासेस ऑफ द टाइम इन्होंने नोटिस किया और फिर उन्होंने जो है इन्हें डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। मीन्स पहले 1 या 2 से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जो है उनकी काउंटिंग को उन्होंने इंक्रीज़ किया। और ये जो चेंजेस हैं वो नियर अबाउट 12,000 ईयर्स अगो ही स्टार्ट हो गए थे। वर्चुअली वास्तव में वो सभी जो प्लांट्स और एनिमल्स आज हम लोग डोमेस्टिकेट करते हैं वो वही प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि 12,000 ईयर्स अगो अर्ली मैन ने डोमेस्टिकेट करने स्टार्ट किए थे। और उनमें से कुछ प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनमें से कुछ प्लांट्स थे वीट और बार्ली के प्लांट, और जो एनिमल्स थे वो थे शीप और गॉट। ओके, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप कोई भी सीड प्लांट करते हैं तो आप क्या नोटिस करते हैं कि वो कितना टाइम लेता है ग्रो करने में। हो सकता है कि कोई सीड जो है ग्रो करने में कुछ डेज ले, हो सकता है कि कोई वीक्स ले, मंथ्स ले, या फिर कुछ ईयर्स भी ले। तो लोगों ने जो है इन प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। इट मीन्स उन्होंने जो है सबसे पहले उन्होंने देखा कि किस प्लांट को हमें ग्रो करना चाहिए और किसको नहीं ग्रो करना चाहिए। फिर उसकी जो है हर एक प्रोसेस को उन्होंने समझा कि किस टाइम पर उन्हें प्लांट्स को ग्रो करना है, किस टाइम पर वाटरिंग, किस टाइम पर वीडिंग। वीडिंग का मीनिंग क्या होता है, अगर जिस प्लांट को वो ग्रो कर रहे हैं उसके आसपास एक्स्ट्रा घास, अगर एक्स्ट्रा ग्रास अगर ग्रो हो जाती है तो फिर उसको बाहर निकालना, कि किस टाइम पर इनको वीडिंग करनी है। एनिमल्स और जो बर्ड्स होते हैं उनसे किस तरीके से बचाना है और कितना टाइम ये लोग जो है पकने में लेंगे, और फिर उसके बाद किस तरह से उसको केयरफुली काटना है और प्रिजर्व करना है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है धीरे धीरे सीखी और करना भी स्टार्ट किया। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड, क्योंकि ग्रेन को
फूड और सीड दोनों के लिए ही स्टोर किया जाता था, तो लोगों ने जो है इसको स्टोर करने के आइडियाज़ भी नए नए सोचना स्टार्ट कर दिया। देखिए, फूड अगर है तो उसी टाइम वो लोग उसको खा लेते थे, और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी ग्रेन्स हम लोग ग्रो करते हैं सारे के सारे को एकदम ही खा लेते हैं, हम उसको स्टोर तो करते ही हैं ना। तो यही चीज़ जो है अर्ली मैन ने भी सोचना स्टार्ट किया कि किस तरीके से हम अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहे। तो इसीलिए उन्होंने जो है मिट्टी के पॉट्स बनाना स्टार्ट किया, बड़ी बड़ी बास्केट्स बनाना स्टार्ट किया। इवन कई जगह तो जो है ग्राउंड में ही गड्ढे खोदे जाते थे और वहां पर फूड को स्टोर किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है स्टोरिंग एनिमल्स। ये तो हमने पढ़ा स्टोरिंग ऑफ द फूड, कि फूड को किस तरह से स्टोर किया जाता था। वो लोग एनिमल्स को भी स्टोर करते थे, स्टोर इन द सेंस कि उनको रेयर करना, उनको पालना। हालांकि जो एनिमल्स की काउंटिंग है वो नेचुरली मल्टीप्लाई होती रहती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ह्यूमन बीइंग जब उनको रेयर करेंगे तभी वो मल्टीप्लाई होंगे, तभी वो बढ़ेंगे, नहीं। जब वो लोग जंगलों में रह रहे थे, मीन्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी तो बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर एनिमल्स का ध्यान रखा जाए, मीन्स उनकी टेक केयर की जाए, तो वो हमें मिल्क देते हैं जो कि फूड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसके साथ साथ वो मीट भी देते हैं जब चाहे वो रिक्वायर्ड हो, जब वो उन्हें मारकर काटकर मीट भी उनसे गेन कर सकते थे। तो दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एनिमल्स को जो रेयर किया जाता था तो वो भी एक तरह का स्टोर ऑफ फूड ही था, एनिमल्स के रूप में भी उनको फूड ही मिलता था। तो इस तरीके से उन्होंने जो है एनिमल्स को स्टोर करना यानी कि एनिमल्स को रेयर करना स्टार्ट कर दिया। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स, फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में फाइंड आउट करना। नाउ टर्न टू मैप 2। एक बार फिर से जो है आपको मैप 2 पे जाना है, आप अपनी बुक में उसको ढूंढ लीजिएगा। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स, वहाँ पर आप बहुत सारे जो है ब्लू स्क्वेयर्स देखेंगे। वो प्लेसेस, ये जो ब्लू स्क्वेयर्स हैं वो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स थे उनके एविडेंसेस मिले थे। और ये हमारी कंट्री में किसी एक प्लेस पर नहीं मिले थे, ये हमारी कंट्री में ऑल ओवर कंट्री में हमें मिले थे। और उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो है नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड द ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ये जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया। To find out whether these sites were settlement of farmers or herders, साइंटिस्ट ने प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स की जो एविडेंसेस उन्हें मिले थे उनको स्टडी किया, और उन सब में से जो सबसे मोस्ट एविडेंस था वो कौन सा था? बर्न्ड ग्रेन, जला हुआ जो अनाज था वो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट था। मे भी हो सकता है कि ये जो अनाज जले थे वो एक्सीडेंटली भी जल सकते हैं या फिर किसी पर्पज़ के लिए भी जलाए गए हों। तो बट साइंटिस्ट ने जब इन ग्रेन को आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने देखा कि उस टाइम पर यानी कि अर्ली ह्यूमन बीइंग हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करते थे। और दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, उन्हें जो है बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स भी मिली। इट मीन्स कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो डोमेस्टिकेट किए जा रहे थे, उनकी बोन्स भी उनको मिली, और कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो वाइल्ड एनिमल्स थे जिनको वो हंट करते थे, उनकी भी बोन्स उनको मिली है। तो ये जो एविडेंसेस हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़े एविडेंसेस बन जाते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि भाई हाँ अर्ली मैन डोमेस्टिकेट एनिमल्स और प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करते थे या फिर नहीं करते थे। नेक्स्ट है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अभी तक हमने देखा कि जो ये हंटर्स और गैदरर्स थे ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते थे, क्योंकि एक प्लेस पर इनका जो है खाना खत्म हो जाता था या फिर इनको पानी नहीं मिलता था या फिर इनके एनिमल्स मूव करते रहते थे, तो उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना पड़ता था। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा और एनिमल्स को रेयर करना सीखा तो वो लोग जो है एक सेटल लाइफ की तरफ भी मूव करना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स को जब ग्रो करते थे तो उनके ग्रो करने में ऐसा तो नहीं है कि भाई हाँ आज हमने सीड बोया है और नेक्स्ट डे ही हम उसको कट कर लेंगे, नहीं। प्लांट्स को ग्रो करने में इस सारे प्रोसेस में 5 to 6 मंथ्स का टाइम लगता है। तो 5 to 6 मंथ दे हैव टू स्टे ऑन अ वन प्लेस। और फिर जो है दूसरे ग्रेन्स की टर्न आ जाती थी कि भाई हाँ अब हमें जो है इस वाले ग्रेन को ग्रो करना है, तो वहाँ पर भी उनको टाइम लगता था, देखभाल करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि ग्रो करने के बाद छोड़ दिया और फिर उनको पकने के बाद ही काट लेंगे, नहीं, उनकी देखभाल उनको करनी पड़ती थी। तो इसीलिए जो है उन्होंने वन प्लेस पर सेटल होना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ अगर हम एनिमल्स की बात करें, क्योंकि एनिमल्स भी मूव करते थे, तो अब एनिमल्स मूव ही नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। सो टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत सारे ट्रेसेस यानी कि ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जहां पर उन्होंने हट्स और हाउसेस को देखा। मीन्स पहले वो लोग सिर्फ जंगलों में ही रहते थे, बट अब इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को जो है हट्स और हाउसेस मिले। और हट्स और हाउसेस के मिलने का मीनिंग क्या है कि इट मीन्स लोगों ने जो है एक प्लेस पर रहना स्टार्ट कर दिया था। इन बुर्जम होम इन द प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बिल्ट
पिट हाउसेस मतलब गड्ढा खोद कर उन्होंने जो है हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर इस गड्ढे में जो है नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ लगाई जाती थी, और मे बी ये जो शेल्टर होते थे वो उनको जो है कोल्ड वेदर से प्रिजर्व रखते थे, कोल्ड वेदर से बचाते थे, अपने आप को कोल्ड वेदर से बचाने के लिए ये लोग जो है पिट वाले हाउसेस में रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कुछ प्लेसेस पर कुछ हाउसेस में कुकिंग हार्ट्स भी मिले हैं। कुकिंग हार्ट्स मीन्स कुक करने के लिए जो अंगीठियों का यूज़ किया जाता है, और ये हट्स के बाहर की साइड भी मिली है और अंदर की साइड में मिली हैं। इट मीन्स ये लोग जो है डिपेंड ऑन द वेदर कि वेदर कैसा है, घरों के अंदर भी कुकिंग करते थे और घरों के बाहर भी कुकिंग करते थे। मे बी साफ वेदर में वो घरों के बाहर कुकिंग किया करते होंगे, और जैसे बारिश का वेदर है तो वो लोग घरों के अंदर कुकिंग किया करते होंगे। ड्रो अ पिट हाउस। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। बहुत सारी जगहों से जो है स्टोन टूल्स मिले हैं। इनमें से जो कुछ टूल्स हैं वो कौन से हैं? पैलियोलिथिक टूल्स हैं, और क्योंकि ये टूल्स जो हैं बड़े होते थे और बहुत पहले इनका यूज़ किया गया था 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक, इसीलिए उनको जो है पैलियोलिथिक कहा जाता है। उसके बाद जो है नियोलिथिक के टूल्स भी मिले हैं, और जो पैलियोलिथिक टूल्स और नियोलिथिक टूल्स हैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिले हैं। पैलियोलिथिक के टाइम पर जो टूल्स होते थे वो बड़े होते थे साइज़ में, और नियोलिथिक के जो टूल्स होते थे वो साइज़ में छोटे भी होते थे, इसके साथ साथ जो है वो शार्प भी होते थे। ओके, उनके जो एजेस होते थे, जो किनारे होते थे, उनको उनके ऊपर एक फाइन कट लगाया जाता था, उनको पॉलिश भी किया जाता था। और उनमें से सबसे मेन जो है वो है मोर्टर्स और पेस्टल्स, जिनका यूज़ ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, यानी कि दानों को पीसने के लिए, या फिर जो दूसरे प्लांट प्रोड्यूस होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं उनको पीसने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये मॉर्टर्स और पेस्टल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आज भी, इवन आज के दिन भी, हज़ारों साल बाद भी इनका यूज़ जो है ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। जो हमारी ग्राइंडिंग मशीन होती है वो इसी तरीके से तो बनाई जाती है ना, कि भाई हाँ, उसको जो उसकी हेल्प से हम ग्रेन्स को क्या कर सके, ग्राइंड कर सके। एट द सेम टाइम जो पैलियोलिथिक टाइप्स के जो टूल्स होते थे उनका भी यूज़ किया जाता था। ऐसा नहीं है कि जो नियोलिथिक टाइम आया वहाँ पर सिर्फ छोटे टूल्स का यूज़ किया जाता था, नहीं, साथ साथ पैलियोलिथिक टूल्स का भी यूज़ किया जाता था। दोनों ही तरह के टूल्स को यूज़ किया जाता था। बहुत तरह के अर्थन पोट्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। अर्थन पोट्स मीन्स मिट्टी के बने हुए जो मटके हैं, उस टाइम पर इनको जो है डिफरेंट वे से डेकोरेट किया जाता था, और फिर इनका यूज़ जो है फूड्स को या फिर दूसरी चीज़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता था। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भाई हाँ, जब लोगों को ये समझ में आया कि भाई हाँ, हमें किस तरीके से ग्रेन को ग्रो करना है, तो वो उनके खाने के लिए और आगे फिर से नेक्स्ट सीजन में उसको ग्रो करने के लिए फूड को उन्हें प्रिजर्व करना जरूरी था। तो प्रिजर्व करने के लिए वो स्टोर करने के बारे में सोचने लगे, और स्टोर कहाँ करना था तो उसके लिए भी उन्होंने जो है चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी। तो वहीं पर क्ले पॉट्स भी हैं, अर्थन पॉट्स भी हैं, मीन्स मटके भी हैं। मटकों को डेकोरेट किया जाता था और चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके साथ साथ लोग जो है इन अर्थन पॉट्स का यूज़ जो है फूड को कुक करने के लिए भी करते थे, स्पेशली राइस, व्हीट और लिंटल्स, यानी कि दाल, राइस, व्हीट और दालों को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि उस टाइम पर फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका था, एक इम्पॉर्टेंट डाइट लोगों के लिए बनी हुई थी। इसके साथ साथ लोगों ने जो है क्लॉथ्स को वीव करना, बुनना भी स्टार्ट कर दिया था। वो जो है डिफरेंट टाइप का मटेरियल इसके लिए यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल कॉटन, जो कि जगह जगह पर कई प्लेसेस पर जो है ग्रो होना स्टार्ट हो गया था। सो कॉटन को ये लोग वीव करते थे। पहले ये लोग कपड़े किस चीज़ के पहनते थे, या तो ट्रीज़ की बाग की हेल्प से अपनी बॉडी को कवर करते थे, या फिर जो है एनिमल्स की जो स्किन होती थी उसकी हेल्प से अपनी बॉडी को कवर करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉटन प्लांट को देखा, उसको ग्रो करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने जो है इसको वीव करने की भी प्रोसेस को सीख लिया और कॉटन क्लॉथ को वीव करना सीखा, और अब उन लोगों ने जो है कॉटन क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट कर दिया था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? क्या चीज़ें जो है हर जगह और एकदम से चेंज हुई होंगी? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। चीज़ों ने जो है धीरे धीरे ही चेंज होना स्टार्ट किया, और एक जगह एक साथ भी नहीं हुई होंगी, क्योंकि पहले एक जगह पर लोगों ने जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन चीज़ों को स्टार्ट किया। लाइक इन एनिमल्स को पालना है, पहले जो है किसी एक पर्सन ने उसको पालना शुरू किया होगा, फिर उसको देखकर दूसरे, तीसरे या फिर दूसरे प्लेसेस पर ये प्रोसेस चला होगा। मीन्स चीज़ें जो है एक जगह पर या फिर एक साथ चेंज नहीं हुई हैं, उनको चेंज होने में अलग अलग टाइम लगा है। ओके, बहुत सारे एरियाज़ में आज भी जो है मैन वीमेन उस टाइम भी और आज भी जो है फूड को गैदर करते हैं और हंट भी करते हैं। इवन कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने जो है फार्मिंग और हर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पर इन दोनों एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स ये लोग
फूड गैदर भी करते हैं, हंट भी करते हैं, इसके साथ साथ कुछ फूड को ग्रो भी करते हैं और कुछ एनिमल्स को रेयर भी करते हैं। बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन इन्होंने किया। अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। लिविंग किस तरीके से लोग जो है मेहरगढ़ में रहा करते थे और डेथ होने के बाद उनके साथ क्या किया जाता था। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2, फिर से आपको जो है अपने मैप 2 पर मेहरगढ़ को फाइंड आउट करना है। ये पहली ऐसी, ये जो साइट है ये ऐसी साइट है जो कि फर्टाइल प्लेन पर लोकेटेड थी। मीन्स मेहरगढ़ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ये ईरान जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट रूट पर लोकेटेड थी जिसका नेम बोलन पास था। मीन्स बोलन पास के एरिया में ये लोकेटेड थी। मेहरगढ़ प्रोबेबली उन प्लेसेस में से एक है जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने जो है बार्ली और वीट की खेती करना स्टार्ट किया और शीप और गोट्स को पालना स्टार्ट किया था। ये फर्स्ट टाइम सबसे पहले मेहरगढ़ में ही किया जाता था। ये उस टाइम के सबसे पुराने गांव में से एक है और यहाँ पर इस साइट पर बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स मिली हैं। यहाँ पर बोन्स जो हैं सिर्फ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की नहीं मिली, वाइल्ड प्लस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल लाइक डियर एंड पिग एंड शीप एंड गॉट, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं। तो दोनों ही तरह के एनिमल्स की यहाँ पर बोन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हाउसेस। और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है वो है यहाँ के हाउसेस। कुछ हाउसेस यहाँ पर स्क्वायर हुआ करते थे और कुछ हाउसेस जो है यहाँ पर रेक्टेंगल की शेप के हुआ करते थे। हर एक घर में जो है 4 कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे और मे बी इन कंपार्टमेंट्स का यूज़ जो है ये लोग फूड को स्टोर करने के लिए किया करते होंगे। ओके, सो ये तो था लिविंग स्टाइल ऑफ द मेहरगढ़ कि यहाँ पर लोग जो है रेक्टेंगल और स्क्वायर जैसे घरों में रहते थे। हर एक घर में 4 कंपार्टमेंट हुआ करते थे। इन कंपार्टमेंट्स का यूज़ ये लोग जो है फूड को स्टोर करने के लिए किया करते थे। ये ऐसा प्लेस है जो कि एक फर्टाइल प्लेन पर बोलान पास पर ईरान की साइड जाते हुए बोलान पास पर सिचुएटेड था और यहीं पर सबसे पहले लोगों ने बार्ले और वीट को ग्रो करना स्टार्ट किया और शीप और गोट्स को रेयर करना स्टार्ट किया। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स मिली हैं। उनमें से कुछ एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स भी हैं और कुछ एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी हैं। ओके, नेक्स्ट, लोगों के मरने के बाद क्या करते थे ये लोग। जो लोगों की डेथ हो जाती थी तो उनके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते थे उस टाइम पर भी वो उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। मीन्स ऐसा नहीं है सिर्फ जिस टाइम तक लोग जिंदा थे उसी टाइम तक उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी, मरने के बाद भी उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी। मरने के बाद वहाँ उस टाइम पर एक माइथोलॉजी हम कह सकते हैं फैली हुई थी। एक हम जो है विचार कह सकते हैं कि क्या था, लोग ये सोचते थे कि डेथ होने के बाद भी हमारी लाइफ एज इट इज चलती रहती है। तो इसीलिए जब डेथ हो जाती थी तो बॉडी को जलाया नहीं जाता था, उसको बरिड किया जाता था, उसको जो है एक पिट में दफना दिया जाता था। और सिर्फ उस अकेले को ही नहीं दफनाया जाता था, जिन एनिमल्स को वो रेयर करता था उन एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स को, और इवन अगर उसने ऑर्नामेंट पहने हुए होते थे तो वो ऑर्नामेंट भी साथ में, खाने पीने की कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए बनाने के लिए लाइक कुछ पोट्स हैं, इन सारी चीज़ों को, ताकि आगे वाली लाइफ में उसको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो, इन सारी चीज़ों को उसके साथ उसके बैरियल्स में दबा दिया जाता था। ओके, सो इस तरीके से ये लोग जो है डेथ लोगों के साथ बिहेव करते थे कि ऐसा समझा जाता था कि इसके बाद भी उनकी लाइफ है, लाइफ खत्म नहीं हुई है, और इसीलिए उसके साथ वो सारे सामान रखे जाते थे जो एक लाइफ के लिए, जो एक लिविंग पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक यू कैन सी, ये उनकी एक ग्रेव मिली है जहाँ पर ह्यूमन स्केल्टन तो है ही, इसके साथ एक गोट का स्केल्टन भी है, कुछ एनिमल्स के स्केल्टन यहाँ पर हैं, गोट्स के भी हैं, दूसरे एनिमल्स के भी हैं, और इवन कुछ पोट्स वगैरह भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं ताकि वो अपनी लाइफ को एज इट इज स्टार्ट कर सके मरने के बाद, दूसरे वर्ल्ड में जाने के बाद। नाउ एल्सवेयर, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है इस चैप्टर के साथ हमें दी हुई है। सबसे पहले केव पेंटिंग इन फ्रांस, फ्रांस की जो केव यानी कि गुफाओं में कुछ पेंटिंग मिली है। आपको जो है अपने एटलस पर फ्रांस को फाइंड आउट करना है, और नीचे कुछ पेंटिंग दी हुई है। ये जो पेंटिंग दी हुई है ये फ्रांस से मिली है। ओके, फ्रांस की केव्स की पेंटिंग में मिली है, फ्रांस के केव्स में ये पेंटिंग मिली है। ये जो पेंटिंग है वो 4 स्कूल्स बॉयज़ के द्वारा डिस्कवर की गई थी। नियर अबाउट 220 ये जो पेंटिंग है नियर अबाउट 100 ईयर्स अगो स्कूल के कुछ 4 स्टूडेंट्स के द्वारा डिस्कवर की गई थी, और इस पेंटिंग के जो बनने का टाइम है वो 2000 से लेकर 10,000 ईयर्स के बीच का टाइम है। ओके, ऐसी बहुत सारी एनिमल्स जो हैं इनमें जो है किसको बनाया जाता था, एनिमल्स, सॉरी, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स में एनिमल्स को ड्रॉ किया जाता था। लाइक वाइल्ड हॉर्सेस हैं, एंड देन कैटल्स हैं, बाइसॉन्स हैं, राइनोसॉर्स हैं, रेंडियर, बेयर, इन
सभी के सभी एनिमल्स को जो है पहले भी हम एक पेंटिंग को देख चुके हैं, तो ऐसे एनिमल्स को यहाँ पर ड्रॉ किया जाता था। इन एनिमल्स को ड्रॉ करने के लिए ये लोग जो है ब्राइट कलर्स का यूज़ करते थे। मीन्स ये जो पेंटिंग है ये आज भी इसी तरीके से चमक रही है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि कितना जो है ये स्पार्क कर रही है। मीन्स ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता था। मे भी इनको बनाने के लिए जो आयरन ओर है और चारकोल है इसका यूज़ किया जाता था, ताकि ये इनकी जो चमक है वो ख़त्म ना हो सकता है कि ये जो पेंटिंग्स हैं वो सेरेमोनियल ओकेजन्स पर बनाई जाती हो, यानी कि किसी सेरेमनी पर बनाई जाती हो, नॉर्मली ना बनाई जाती हो। और हो सकता है कि ये किसी स्पेशल रिचुअल पर बनाई जाती हो, और या फिर हो सकता है कि जब हंटर्स जो है हंटिंग के लिए जाते थे उससे पहले वो लोग जो है इन पेंटिंग्स को बनाते हो, ताकि ये समझ सके कि भाई हाँ हमें किस एनिमल को हंट करना है और किसको नहीं करना है और किस तरीके से करना है। सो अभी आर्कियोलॉजिस्ट को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है कि भाई हाँ ये पेंटिंग्स क्यों बनाई जाती थी। तो अभी ये डाउट में ये है कि भाई किस वजह से ये पेंटिंग बनाई जाती थी, किसी रिचुअल के लिए, किसी सेरेमनी के लिए, या फिर अपने किस तरीके से उन्हें शिकार करना है, हंट करना है, उसको बताने के लिए आगे आने वाली जनरेशन को। ये पर्पस किस लिए किया जाता था, मे बी मल्टीपर्पज हो सकता है या फिर कोई एक पर्पस हो सकता है, दैट वी डू नॉट क्लियर। ओके, वन मोर एल्सवेयर इज गिवन विद दिस चैप्टर, दैट इज नियोलिथिक साइट। फाइंड तुर्की इन योर एटलस। अब आपको जो है अपने एटलस में तुर्की को फाइंड आउट करना है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट, ये जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट है कैटल हुयूक। ये तुर्की में पाई गई है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से हमारे एरिया तक या फिर दूसरे एरिया तक जो है ये लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। लाइक फ्लिंट जो है वो सीरिया से मंगवाया जाता था, कॉवरीज रेड सी से मंगवाई जाती थी, और जो शेल्स होती थी वो मेडिटेरेनियन सी से मनवाई जाती थी और यूज्ड इन द सेटलमेंट। और इन सब चीज़ों का यूज़ जो है ह्यूमन बींग अपने आप को सेटल करने के लिए करते थे। रिमेंबर उस टाइम पर किसी तरह की कोई कार्ट नहीं थी, तो मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें थी वो या तो एनिमल्स की बैक पे या फिर खुद ह्यूमन बींग अपने बैक पर लेकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव किया करते थे। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने सीखा कि किस तरह से लोगों ने जो है हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग और जो हार्डनिंग है वो स्टार्ट की। मीन्स जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, उन चेंजेस के साथ उन्होंने सीखा कि हम जो है कौन से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, किन एनिमल्स को रेयर कर सकते हैं, और इन प्लांट्स को ग्रो करने के बाद, एनिमल्स को रेयर करना सीखने के बाद वो एक प्लेस पर रहना भी सीख गए, क्योंकि उन्हें उन प्लांट्स की भी देखभाल करनी थी और एनिमल्स को भी रेयर करना था, देखभाल करनी थी, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स जिनको वो रेयर करते थे उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना बड़ा मुश्किल भी होता था। ओके, सो आई थिंक यू हैव क्लियर अबाउट द स्टोरी फ्रॉम द हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस आपके लिए ज़रा से भी हेल्पफुल हैं तो आप उन्हें ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।